हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो अपकमिंग बिहार द्रोह की वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस जो 15 सेट का निकाला गया है उसी को हम दूसरा सेट देखेंगे, सेट नंबर 2 देखेंगे और इसको फुल डिस्कशन के साथ हम देखेंगे। इसलिए आप लोग को हम यही बोलेंगे कि इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा और इसका डिस्कशन से क्वेश्चन आपका आएगा। और जिनका 14 मई 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एक्साइज जो कांस्टेबल का, वो लोग भी देखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ उपयोगी है तो और लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है फ़िलहाल अभी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस टाइम आपका PN भगवती थे। और इसमें एक दिया हुआ है M हिदायतुल्ला। इन्होंने पहला ये मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। M हिदायतुल्ला प्रथम आपका जो चीफ जस्टिस है जिन्होंने आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए इनको अवसर मिला। तो क्वेश्चन सीधा पूछता है कि किस न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला? तो M हिदायतुल्ला को मिला। अगला क्वेश्चन है कि संसद में धन विधेयक को संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछता है। तो संसद में धन विधेयक हम वीडियो बना चुके हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक, आपका जो साधारण विधेयक होता है, संविधान विधेयक होता है, वो सब देख लीजिएगा आप, मेरा चैनल पे मिल जाएगा आपको पॉलिटी में। तो इसमें धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में मिलता है। और यह कहता है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ठीक है। इसमें बोलता है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी, ऑप्शन बी में बोलता है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश के स्वीकार कर सकती है। सही। इसमें पूछता है गलत कौन है? तो गलत हमको चुनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक नियम है कि धन विधेयक पर पेश करने से पहले इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा लिया जाता है। और धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में प्रथम बार पेश किया जाएगा। और उसके बाद पेश होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। तो राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन में चाहे कुछ करे या ना करे, स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संयुक्त अधिवेशन की चर्चा मिलती है? संयुक्त अधिवेशन आपका 108 में मिलता है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। 105 में जो संसद का विशेषाधिकार होता है, जो संसद सदस्य होता है, उसका विशेषाधिकार की चर्चा मिलती है 105 में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के पद का उल्लेख नहीं है। बोलता है कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो आपको उपाध्यक्ष का, लोकसभा को उपाध्यक्ष का चर्चा मिलता है, राज्यसभा को उपाध्यक्ष का चर्चा मिलता है, राज्य विधानसभा को उपाध्यक्ष चर्चा मिलता है। बट जो उप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री की चर्चा इसमें नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसको आइए डिटेल में समझ लेते हैं। जो आपका 44वां संविधान संशोधन दिख रहा है, ये 1976 में आपका हुआ था। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसको 42वां संविधान 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। तो इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास किसी भी अगर विधेयक आता है तो दोबारा विचार करने के लिए नहीं लौटा सकते, उन पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। मगर जैसे ही प्रथम गए कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में, जैसे मोरारजी देसाई की सरकार थी 1977 में, तो 1978 में एक संशोधन हुआ आपका 44वां संविधान 1978 हुआ। और इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को पहले से जो अधिकार था ये बिल पर पुनर्विचार के लिए उनका एक भेजने का शक्ति प्रदान है, तो इसमें एक बार भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में ऐसा प्रावधान किया गया कि एक बार मंत्रिमंडल को भेज सकते हैं राष्ट्रपति। अगला कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र की कोई चर्चा नहीं है दोस्त। आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, चूँकि ऑलरेडी जानते हैं कि वैसे व्यक्ति ही बन सकते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, न कि कोई आम व्यक्ति बनता है, या तो कहीं हाई कोर्ट में 5 साल आपका न्यायाधीश रहा हो या 10 साल कहीं वकालत किया हो, वही बनता है। तो ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। और ऐसे पूछा कि मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष आपका होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो इसकी पद की चर्चा 52 अनुच्छेद 52 में मिलता है। इसी कार्य एवं शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 53 में मिलता है। तो इतना ही यहाँ देखिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज की चर्चा कहाँ मिलता है? तो आपको पता होगा डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जो राज्य के निर्देशक तत्व है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी में अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा मिलती है पंचायत की। और इसी में कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधान से किसके अनुसार किया जाता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। इसके तहत जो चुनाव कराने के लिए सूचना होता है, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवारों का नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये मुख्य रूप से राज्य सरकार को सौंपता है। तो इसमें राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रौलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया गया। रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। इसको कहना था, इसी को कहा गया, महात्मा गांधी ने इसे कहा था कि नो वकील नो दलील नो जलील का एक कानून है। इसमें किसी भी संदेहप्रद व्यक्ति को आप अंग्रेज अरेस्ट कर लिया था। कोई भी भारतीय है जिसको पे शक हुआ तो उसको अरेस्ट कर लिया। और इसके रौलेट एक्ट के विरोध से बहुत जन आक्रोश उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका मकसद था। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ये 1815 में इसकी स्थापना किए थे आत्मीय सभा का। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका, मिनट, इसका आपका हो जाएगा, प्रथम देवरा की युद्ध लड़ा गया था। फिर उसके बाद इसको इस तरह से देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, 3 जो 4 युद्ध क्रमशः इसी को लड़ा गया था इसके द्वारा। तो एक क्रम से पूछा कि क्रम से कौन सा सही है? तो देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 का परिणाम किसका परिणाम था? तो ये मुख्य रूप से जो खिलाफत आंदोलन हुई थी, खिलाफत आंदोलन जो हुई थी आपका 1920 में, उसका परिणाम था। तो इससे आपका एक और प्रश्न पूछेगा कि पश्चिमी घाट पे मोपला विद्रोह था, उसका नेता कौन था? तो अली मुस्लियार था। अली मुस्लियार था, ये याद रखिएगा, अली मुस्लियार इसका प्रमुख नेता था। और ये मुख्य रूप से जो हिंदू जमींदार था, हिंदू जो साहूकार था, उसके विरुद्ध में मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था। और इतना लोकप्रिय हुआ था कि बाद में महात्मा गांधी जी का भी इसमें गांधी जी भी अपना समर्थन दिए थे। तो पूछता है कि कौन सा किसान विद्रोह में जो केरला में हुआ था उसमें गांधी जी समर्थन किए थे? तो मोपला विद्रोह में गांधी जी समर्थन किए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें जोर से पकड़नी चाहिए? तो ये मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने बताया था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हम कस के पकड़ेंगे तो जल्दी हमें मिल जाएगी। ये आपको असहयोग आंदोलन के दौरान बोले थे इन्होंने। और इसमें बोलते कि 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हम कर लेंगे, आज़ादी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको याद होगा बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी में थे। और द्वितीय रहमतुल्लाह सियानी, जो आपको मुख्य रूप से 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में जहाँ प्रथम बार 1896 में जहाँ प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 रहमतुल्लाह सियानी इसका आंसर हो जाएगा 1896। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये बहुत लंबे समय तक लगातार 40 से 46 तक रहे थे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मुख्य रूप से मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ से मिला है जो पाकिस्तान में स्थित है। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो मुख्य रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के महायान शाखा को पूजा किया गया, और महायान शाखा गौतम मूर्ति पूजा विश्वास करता था। तो प्रथम को एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रथम बार भारत में किस मूर्ति की पूजा की गई थी? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, और यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे कनिष्क, और एक कुषाण वंश से संबंधित थे। इन्होंने शक संबंध की स्थापना किया था। शक संबंध जो 78 ईस्वी में अपने राज्यरोहण के समय शुरू किए थे। अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक को नहीं जानता है, मौर्य वंश सबसे प्रतापी शासक। अजातशत्रु की बात करें तो हर्यक वंश से संबंधित है, और इसे अपने पिता की हत्या करके इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किया था। तो पितृहंता वंश से पूछता है कि पितृहंता वंश से संबंधित कौन सा शासक है, या किस से वंश को कहा जाता है? तो हर्यक वंश को कहा जाता है। बिंबिसार, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था, और इनका पुत्र अजातशत्रु है। अजातशत्रु के पुत्र आपके आगे चलेंगे तो उदयन थे। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके सॉरी दोस्त, नहीं, पिता की हत्या नहीं किए थे, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किए थे। उसके बाद पिता की हत्या उदयन नहीं किए थे। उदयन ने ही पाटलिपुत्रा को बसाए थे, जो गंगा और सोन की संगम पर बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर्स को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्का यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्का प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आपको कविराज की संज्ञा दी जाती है, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को आली के नाम से पुकारता था? आली के नाम से। तो ये बहलोल लोदी वंश से संबंधित है। बहलोल लोदी ऐसा बोलते थे अपने सरदार को या अमीरों को कि मदद आली के नाम से वो संबोधित करते थे। कुतुब नैबक की बात करें, गुलाम वंश के प्रथम शासक था। बलबन की बात करें तो दले चालीसा की इन्होंने खात्मा किया था। दले चालीसा का खात्मा किया था लोग खिलजी, बाजार नियंत्रण नीति। और प्रथम जो जन वितरण प्रणाली का दुकान आप देख रहे हैं प्रचलन में है, खिलजी के समय शासनकाल में शुरू की गई थी। और बहुत सारे हैं, बहुत सब तो नहीं बता पाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें भी कम से कम 40 मिनट से कम में वीडियो ख़त्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांकेतिक, इसको कालमकरण के अनुसार सजाना है। MBT मोहम्मद तुगलक द्वारा काज किया गया था, जो तुगलक वंश संबंधित था। तो इन्होंने पहले दोआब 1325 आपको हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा आपका हो जाएगा 1329। यहाँ हो जाएगा 1329 सांकेतिक मुद्रा। राजधानी परिवर्तन आपका हो जाएगा 1326। तो 1326 राजधानी परिवर्तन। कराची अभियान अंतिम था। कराची अभियान 1337 में हुआ था। 1337 में हुआ था। तो इसको कालमकरण से सजा लीजिए। पहला आपका हो जाएगा दोआब में कर वृद्धि, तो 2 वाला पहले हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित है, कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पारित किया गया था? तो आपका 21-22 में पारित किया गया था। पोंग तथा तापू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश, पोंग तथा तापू, ये सब पूर्वोत्तर का राज्य है। इसे पूछेगा क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा पीटी में, मेंस में पूछेगा, इसलिए इसे आपको याद रखिएगा। पोंग और तापू, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हम देखते हैं कि कौन सा जल प्रदूषक है। आर्सेनिक जल प्रदूषक है, गाद जल प्रदूषक है, क्रोमियम जल प्रदूषक है, हिमनद जो हिम का बड़ा टुकड़ा है, ये जल प्रदूषक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमनद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें?
तो इसमें आप जो देख रहे हैं सानिया रिचर्ड हॉकी ठीक है, पॉम पोगबा फुटबॉल ठीक है, पामेला एक मिनट आपका सानिया रिचर्ड हॉकी संबंधित है, पॉल पोगबा फुटबॉल से संबंधित है, पामेला जिलोंग भारोत्तोलन नहीं होंगे, ये आपका धावक है, धावक एथलीट है, किरोन पोलार्ड क्रिकेट से संबंधित है। तो यह आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की शुरुआत किया था? तो मकबूल उल हक थे, उन्होंने पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम गैट था और ये 1995 में WTO बना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो जैविक घटक देखिए, जैविक और अजैविक होता है। तो अजैविक की बात करें तो जैसे आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब पानी हो गया, सब अजैविक घटक है इसमें। और जो जैविक घटक इसमें जीव होता है, जैसे उत्पादक उपभोक्ता, या आप घटक रूप में कह सकते हैं इसको। तो उत्पादक उपभोक्ता और घटक इसको बोलेंगे। हवा पानी मिट्टी है जो अजैविक है, ये अजैविक तत्व है आपका हवा पानी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन टी ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कब? तो 2010 में आपको नागपुर में स्थापित किया गया, नागपुर में 2010 में स्थापित किया नागपुर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है NGT का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। कब स्थापना? 2010 में स्थापना हुआ इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक है, किसका सूचकांक है? तो ये मुख्य से जल में पाया जाता है, तो ये जलीय वातावरण का प्रदूषक है, जलीय वातावरण हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस थीम का क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है। ये आपका 12 जनवरी के विवेकानंद के स्मृति जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इस बार का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, क्या था? तो एक आपका इस संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से एक गायिका थी एक। 74वें गणतंत्र दिवस झांकी किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो उत्तराखंड का मिला, उत्तराखंड के झांकी को प्रथम स्थान मिला 74वें गणतंत्र दिवस में। मिस्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आए थे, याद रखिएगा, चीफ गेस्ट के रूप में। दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार हेतु किस फिल्म को नामित किया गया है? तो एक कश्मीर फाइल को नामित किया गया है दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत कश्मीर फाइल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये मुख्य रूप से बने हैं अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरला शीर्ष पर है, आंसर केरला हो जाएगा। सेकंड पे ये आपका कर्नाटक है, फर्स्ट में केरला है, सेकंड में कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों के साथ 33% भूभाग पर बराबर है? तो 17 स्टेट और यूटी मिलाकर के हैं जो 33% भाग पर बराबर प्रस्तावित कर रही हैं, जो आपका वायुमंडल के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो मुख्य रूप से कुल 5 टीम भाग लेगी। महिला IPL महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल
5 टीम भाग लेगी। इसकी और अन्य पॉइंट की बात करें तो इसका आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक किया गया। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया। सबसे महंगी खिलाड़ी पूछ सकता है कि कौन था। महिला प्रीमियर लीग यानी कि MPL 2023 का सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे स्मृति मंधाना थी सबसे महंगी खिलाड़ी। इसको मिला था 3 करोड़ 40 लाख रुपया मिला था इसको, और इसको सबसे महंगी खिलाड़ी माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवोदित माने नवयुवक लेखकों के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? तो युवा 0.2 शुरू किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्य रूप से पंजाब से। इनका जो खानदानी था, इनका जो पूर्वज थे पंजाब से रिलेटेड थे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, यानी कि यह भी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से सुधीर लाट का संबंध भारोत्तोलन से है। और इसकी बात करें कि राष्ट्रमंडल के द्वारा कहाँ किया गया है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? प्राथमिक घाटा GDP का कितने परसेंट? 2.3% है। 2.3% प्राथमिक घाटा GDP का। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का जो नया राज्यपाल है, राज्यपाल याद रखिएगा, PT में जरूर 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। आंसर ए होगा। यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत किसे बनाया गया है? यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। वीर गार्जियंस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के बीच होता है, इसका संबंध आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका जापान में ही हयाकुरी में किया गया था। जापान में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? तो आदि महोत्सव का आरंभ किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है? तो मुख्य रूप से सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री पे घुमाते हैं बल्ला। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मुख्य रूप से आपका ये हो जाएंगे आपका विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञान क्षेत्र से, साइंस से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जो MP के रहने वाले थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी बार लोकसभा सीट का चुनाव जीते थे? तो टोटल 7 बार जीते थे लोकसभा का, और 3 बार आपका राज्यसभा में गए थे। तो ये मुख्य रूप से 3 बार राज्यसभा में गए और 7 बार लोकसभा में गए। तो राज्यसभा भी याद रखिएगा, राज्यसभा 3 बार गए थे और लोकसभा में 7 बार गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास कितने दिन में यात्रा पूरा किया? तो ये मुख्य रूप से इसका टोटल दूरी आपका जो 3200 किलोमीटर था, 3200 किलोमीटर उसको 51 दिनों में पूरा किया। तो 51 दिन में पूरा किया, 51 दिन में पूरा किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु और समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया है। और दक्षिण अफ्रीका से ही हमारा जो संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन जो संविधान में है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन संविधान का दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक सुधा मूर्ति हैं। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस का मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस आपको
11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, इसीलिए 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चप्पू। शेख हसीना प्रधानमंत्री है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना जो किया गया है, कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अंगों पर विचार करें। एक तरफ जनजाति दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। तो लिम्बू तो सिक्किम का जनजाति है। कार्बी है जो असम का है, न कि हिमाचल का। हिमाचल का नहीं है, यानी कि असम का। कार्बी असम का है। डोगरिया उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें कौन सही है? तो आपको सही हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। एक देश के अंदर इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? देश के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा जो देश के अंदर है वो सबसे बड़ी झील है। तो मिशिगन झील सबसे बड़ी है, जो यूएसए अमेरिका में है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत आपका 0.01 है। यही अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो 74% है। ऑक्सीजन पूछेगा तो 71% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 0.03% है। और हाइड्रोजन आपका 0.01% है। 0.01% है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा पूछा है कि नहीं है। देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा देता है लास्ट में, ध्यान नहीं देता है और जल्दी नहीं मार के निकल जाता है। तो नहीं, कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन है जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म है, सुसीमा गर्म है। तो पेरुवियन यहाँ हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसूनी मौसम व्यवस्थापन संगीत है जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन। स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन है इसका मेन कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक मेघालय में है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नोकरेक की बात करें तो इसको 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट है जो पूर्वी तट का भाग है। कैप कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट के रूप में इसको जानते हैं। निम्नलिखित में किसी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व का इकाई है, विस्थापन का इकाई है, दाब का सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं है। आंसर आपका सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो आपका पृष्ठ तनाव मापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है पूछ रहा है इसमें। तो कौन इसमें गलत हो जाएगा? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता को मापता है, ठीक है। ऊर्जा को कई रूप में संरचित मापा जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण निर्गत ऊर्जा निर्वात में चला जाता है, यही आपका गलत है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग की तुला में बंधा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्प्रिंग तुला में रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो सबसे कम भार आपको पता है कि किसी वस्तु को हम अगर जल में डुबाते हैं तो सबसे कम भार दिखाता है। तो आइए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्न में ऑप्शन में ढूंढते हैं आंसर। तो इसमें कहता है कि जब वह पत्थर हवा में लटकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं होगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में सतह पर हो, ये भी नहीं होगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से पूरी तरह डूब जाए, तो आंसर यही सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निर्जलित हो या डूब जाए तो मिनिमम भार दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं होता है, ये नहीं आंसर होगा आपका। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ये भी नहीं आंसर होगा। यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनता है, नहीं, तो ये आपका बी हो जाएगा आंसर इसमें 71 का। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसमें कहता है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका यही लॉजिक दे रहा है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होगी? तो क्वेश्चन देखिए यहाँ दो को फंसाएगा आपको। पहला तो पूछा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर
तो तल आएगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, तल आएगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। और यही सतह पर बोलेगा कि सतह पर कैसा तरंग उत्पन्न होगा, तो सतह पे अनुप्रस्थ हो जाएगा, सतह पे अनुप्रस्थ हो जाएगा और तल पे अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा किसी भी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, और अगर सतह पूछेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अनुदैर्ध्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल एक प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो कौन सा विकल्प, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक का गुण नहीं है, और आंसर बी हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसको प्रयोग करते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक वर्षा में प्रथम धात्विक तत्व कौन है। तो प्रथम धात्विक तत्व लिथियम हो जाएगा। प्रथम धात्विक तत्व आपका लिथियम हो जाएगा। और प्रथम अगर पूछे कि आधात्विक तत्व कौन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रथम आधात्विक तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा और प्रथम धात्विक तत्व लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कोष में या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक रूप में किसका प्रयोग करते हैं। प्रति अम्ल के संघटक रूप में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग और अन्य जगह किया जाता है। इसको प्रति अम्ल के रूप में संघटक रूप में त्वचा रोग की दवा बनाने में करते हैं, और अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका आपका पूछेगा कि सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 इसका हो जाएगा सूत्र, CO3 इसका सूत्र हो जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है मुख्य रूप से फोटो के अथी करने में भी आता है नेगेटिव को, तो सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो मुख्य रूप से ब्रोमीन गैस बनता है। तो ब्रोमीन गैस का यहाँ उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित करता है, ये प्रभावित होता है। तो इसमें संक्षारण जो होता है मुख्य रूप से संक्षारण के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा आपका इथोलॉजी हो जाएगा, इथोलॉजी मुख्य रूप से हो जाएगा। इथेनोलॉजी की बात करें तो मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन करता है इथेनोलॉजी। इटियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से रोगों के कारण का पता लगाते हैं, रोगों का कारण पता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन को करते हैं। तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभि को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक के पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो मुख्य रूप से पौधा को अस्थायी उत्तक को पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो स्क्लेरेकाइमा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्लेरेकाइमा है जो पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित कौन सा दूध प्रोटीन है। दूध प्रोटीन तो केसिन हो जाएगा दूध प्रोटीन। रेनिन है जो आपका दूध को पचाने वाला प्रोटीन है, और यहाँ मुख्य रूप से आंसर केसिन हो जाएगा। तो गलत मत मारिएगा कि रेनिन होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होते हैं और उससे कार्य भी समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका हो जाएगा जो समरूप होता है ना, समरूप यहाँ हो जाएगा। समान रूप दिख रहा है। समजात कब होता है, जब मूल संरचना एक ही होता तो समजात हो जाता। अब मूल संरचना अलग अलग है, दिखने में एक दिखता है तो समान रूप दिख रहा है तो समरूप हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है कि जिन अंगों की मूल संरचना एक ही होता है उसको क्या कहेंगे, तो समजात कहेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः माने अंदर, तो आप शरीर के जू को देख रहे हैं कि बाहर रहता है, सिर के जू को देखते हैं कि सर में होता है, बाल में होता है, किडनी भी होता है, बाल में होता है, फीता कृमि है जो अंदर होता है, इसी को अंतः परजीवी कहते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस जो एक मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है और इसमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है और इसी के कारण हीमोसाइनिन के कारण इसका रंग होता है जो नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के किस अंग पर ये जो प्लास्टिक की जाती है? तो मुख्य रूप से हृदय पे इसका किया जाता है, हृदय पे। मनुष्य में बौनापन के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि बौनापन के लिए जिम्मेवार है। एड्रिनल ग्रंथि को कहता है उड़ो, कहता है मारो और उड़ो, इसी को कहते हैं। थायरॉक्सिन अग्नाशय है, अग्नाशय मुख्य रूप से यहाँ बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन स्रावित नहीं होगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, उनका नेत्र बचा हुआ रहता है। हैजा, रेबीज, टिटनस से होने वाला जो बीमारी है, ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद रहता है? तो तंबाकू में निकोटीन रहता है। आपको चाय में थीन रहता है, कॉफ़ी में कैफीन रहता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से लघु उद्योग की समस्या क्या है? लघु उद्योग की समस्या क्या हो जाएगा? तो इसमें सभी हो जाएगा। पूंजी का अभाव हो जाएगा, विपणन जानकारी का अभाव हो जाएगा, कच्चे माल का अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेनबेट का संबंध किससे है? सेनबेट का संबंध किससे है? तो एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सेनबेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसको पूरा नाम है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूरा नाम है। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रथम बार कब किया गया? तो कागजी मुद्रा का प्रथम प्रचलन 1862 में किया गया। निम्नलिखित में से 1601 जो दिख रहा है यहाँ पे, 1601 से आप याद रख सकते हैं कि जो अकबर का जो असीरगढ़ अभियान था, 1601 का में अंतिम अभियान था अकबर का असीरगढ़ अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख का नियंत्रण करना है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना है, अनुसूचित बैंकों को शिखर ग्रुप में कार्य करना है। साख का सृजन करना नहीं है, साख का सृजन करने का कार्य नहीं है। आगे है आपका मैथ का प्रश्न, तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप जूम करके पीयूष आप रोक करके इसको आप बना लीजिएगा और बताइएगा कि 100 में आपका कितना आता है। अगर 100 में आपका 65 सही हो रहा है तो बहुत अच्छा आपका स्कोर रहेगा, और 65 से कम थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और इसका PDF भी मेरे पास है, जिनको चाहिए अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भेजिएगा या कोई भी माध्यम भेजिएगा कि हाँ सर ये माध्यम से हमें आप PDF भेज दीजिए। तो टोटली हम PDF भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे, निःशुल्क करेंगे, कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा नए लोग। और जो 14 मई को होने वाला है एग्ज़ाम बिहार एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें भी इससे प्रश्न बहुत आएगा, इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।